मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। वानगर नाम की छोटी सी कस्बे में हुआ। मोदी जी बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। ये बात उनकी लाइफ की पॉइंट बन गई, जिसे बाद में पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाया गया। और मोदी जी से विनती है कि चाय बेचते बेचते देश को बेचने की जरूरत नहीं है। यहीं से उनके पॉलिटिकल सफर की शुरुआत होती है। इस कहानी के एक और हीरो है मिस्टर गौतम अडानी, जो 2 के गुजरात दंगे की उनके पॉलिटिकल करियर के सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ बन गया। फिर आता है 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे मोदी जी ने टीवी पर आकर कहा, आज से 500 और 1000 के नोट बंद। का एक ऐसा इंसान जिसका जन्म इंडिया में हुआ, लेकिन न वो इंडिया में टैक्स भरता है। वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल बन जाती है। 8% उनका रिश्ता है। एक छोटा सा बच्चा जो गुजरात के वानगर स्टेशन पे चाय बेचता था, आज उसके एक फैसले से दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हिल जाते हैं। किसी के लिए वो हिंदू सम्राट है तो किसी के लिए वो डिक्टेटर। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम कर दी। नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इन्हें आज के समय बहुत लोग भगवान विष्णु के अवतार तो बहुत लोग डिक्टेटर मानते हैं। इन पे काफी एलिगेशन भी है कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने दोस्तों की हेल्प लेते हैं, उसके बदले ये उनकी हेल्प करते हैं उनके बिजनेस में। लेकिन सवाल ये है, जो ये एलिगेशन इनके ऊपर है कि इन्हें डिक्टेटर कहा जा रहा है, ये कितना सच है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले तुम सबको एक बात बताऊं, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उनका बचपन से लेके एक प्राइम मिनिस्टर तक का सफ़र हम समझेंगे। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे उनका ऐसा क्या क्या फैसले थे जो इंडिया के लिए अच्छे भी रहे और कुछ बुरे भी। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे जो लोग मानते हैं कि मोदी जी भगवान है या जो डिक्टेटर मानते हैं, ये कितना सच है। और चौथे और अंतिम पार्ट में हम जानेंगे अडानी और अंबानी से मोदी जी के रिलेशन क्या है और क्या ये सही है। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी दूंगा। तो ये कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 से। मोदी जी का जन्म गुजरात के वानगर नाम की छोटी सी कस्बे में हुआ। उनके डैड दामोदर दास मोदी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और उनकी माँ हीराबेन मोदी एक हाउस वाइफ थी। मोदी जी बचपन में अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। ये बात उनकी लाइफ की पॉइंट बन गई, जिसे बाद में पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बनाया गया। जहां कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे, ये वही टी स्टॉल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडनगर में जिस चाय की दुकान पर अपने बचपन में चाय बेचा करते थे, ये वही दुकान है। और मोदी जी से विनती है कि चाय बेचते बेचते देश को बेचने की जरूरत नहीं है। वानगर के एक छोटे स्कूल में ही उनकी एजुकेशन हुई। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन स्कूल के टीचर्स के अकॉर्डिंग वो हमेशा से एक्टिव और क्यूरियस थे। स्कूल के बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कई सालों तक भारत यात्रा की, कभी हिमालय तो कभी आश्रम तो कभी सन्यासियों के संग। ये दौरा उनके जीवन का एक तरह से की पॉइंट बन गया। बाद में वापस लौटने के बाद उनका झुकाव आरएसएस की तरफ हुआ। यहीं से उनके पॉलिटिकल सफर की शुरुआत होती है। 1970s का समय था। मोदी जी ने आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम किया। डिसिप्लिन, प्लानिंग और ग्राउंड वर्क यहीं से उनकी आदत बन गई। इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने देश में डेमोक्रेसी को बंद कर दिया, तो उसी समय मोदी जी अंडरग्राउंड छुपकर आरएसएस के लिए काम कर रहे थे। 1985 में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। स्टार्टिंग में उन्हें गुजरात का संगठन का काम संभाला। 1995 तक वो बीजेपी के मेन कार्यकर्ता बन चुके थे और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है इस कहानी के एक और हीरो से मिस्टर गौतम अडानी। ये वही समय था जब गौतम अडानी और मोदी जी के बीच रिलेशन काफी बढ़ने लगे थे दोस्ती के। खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी टॉपिक पर लौटता है। 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल की हेल्थ और पार्टी के तनाव के कारण मोदी जी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। यही समय उनके पॉलिटिकल लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने गुजरात में अपने आप को एक स्टॉक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन 2002 के गुजरात दंगे के उनके पॉलिटिकल करियर के सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ बन गया। दंगे के बाद उनका ऊपर कई इल्जाम लगा, लेकिन वो पद पर बने रहे। सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी की जांचों में उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला। गुजरात के सीएम के रूप में मोदी ने डेवलपमेंट को अपना मेन एजेंडा बनाया। उनके गुजरात मॉडल को नेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया और पार्टी के अंदर एक नेशनल फेस के रूप में उभरने लगे। फिर आता है 2013। बीजेपी ने उन्हें अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया, लेकिन ये इतना इजी नहीं था। पार्टी के कई और नेता इसके खिलाफ थे और मजाक बना रहे थे।
अपोजिशन से लेके जो टॉप नेता थे सब मजाक में कहने लगे कि मोदी इस जन्म में छोड़ो, वो कितने भी जन्म लेना कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन 2014, 2019 और 2024 तीनों बार मोदी ने साबित किया कि आई एम हियर। तुम सोच के देखो क्या हो रहा होगा इस बंदे का। इनका जब पूरी दुनिया इनके खिलाफ थी तब उस टाइम उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। अब जानते हैं 2014 से लेके मोदी जी ने 2025 तक वो सब डिसीजन को जानते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है जनधन योजना। मोदी सरकार का पहला फोकस था गरीब लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों के बैंक खुले जीरो बैलेंस वाले, ताकि डायरेक्ट सब्सिडी, इंश्योरेंस और पेंशन का पैसा सीधा अकाउंट में आने लगे। फिर आता है 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे मोदी जी ने टीवी पर आकर कहा आज से 500 और 1000 के नोट बंद। एम था ब्लैक मनी और नकली नोट और करप्शन को रोकना। लेकिन लोगों ने बैंक के बाहर लंबी लाइन लगाई, इससे कई लोगों की जान गई। आरबीआई ने बाद में बताया कि 99.3% पुराने नोट वापस सिस्टम में आ गया। मतलब जो ये सब मोदी जी ने किया था इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ब्लैक मनी सिस्टम में ऑब्जर्व हो गया था पहले से ही, या वाइट बन गया था ब्लैक मनी। इससे सबसे बड़ा नुकसान जीडीपी का हुआ। कुछ समय के लिए जीडीपी तक गिर गई थी भारत की। फिर मोदी जी ने 2017 में इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, मतलब एक देश एक टैक्स। इससे हुआ ये कि जो छोटे छोटे व्यापारी यानी दुकानदार, उनका बिल्कुल फिलिंग में दिक्कत आई। यानी लगभग 2 साल दुकानदारों के सेट आउट करने में लगे और उसी साल 5 अगस्त को गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया और उसे यूनियन टेरिटरी बनाई गई। उसके 1 साल बाद 2022 में 3 नए लॉस लाए गए फॉर स्पेशली फार्मर्स के लिए। सरकार ने कहा फार्मर्स को फ्रीडम मिलेगी इन नए लॉस से, लेकिन किसानों ने कहा कि इन नए लॉस से एमएसपी और मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। 2021 तक ये आंदोलन चला। 700 से ज़्यादा किसानों ने इसमें अपनी जान गंवाई। आखिर में मोदी ने लॉस वापस लिए और माफ़ी मांगी सबसे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। इस मोदी जी इज़ अ गॉड और अ डिक्टेटर? मेरा ये आंसर हुआ है ये सवाल ही गलत है। पहले हम समझते हैं गॉड क्या है। अगर मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं गॉड पे बिलीव करता हूं, यानी मैं भगवान पे बिलीव करता हूं, भगवानों पे नहीं। अगर मैं शिव को पूछता हूं तो मुझे कृष्ण हो, राम हो या जीसस, सब लोगों के अंदर शिव ही नजर आएंगे। मतलब ईश्वर एक ही होते हैं। रही मोदी जी की बात, तो मोदी जी ईश्वर के बंदे हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। इन्हें ईश्वर वो लोग कहते हैं जो रोज नए नए ईश्वर बदलते हैं। कभी राम की पूजा करते हैं तो कभी श्याम की। रही दूसरी बात डिक्टेटर की, तो ये वो कह रहा है जो इस देश का भी नहीं है। जर्मनी का एक ऐसा इंसान जिसका जन्म इंडिया में हुआ, लेकिन ना वो इंडिया में टैक्स भरता है न रहता है। तो वो होता कौन है यहाँ के पॉलिटिकल बिहेवियर को बदलने वाला, जिसका हर वीडियो में एक ही निशाना होता है, मोदी मोदी मोदी। अगर मैं एक तरीके से मान भी लूँ कि मोदी डिक्टेटर है, तो वो होता कौन है? कोई नहीं। देश मेरा है, प्राइम मिनिस्टर मेरा है, तो वो कौन है? कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, तुम चाहो हिंदू हो या मुसलमान, हम सब सबसे पहले इंडियंस हैं। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, डिक्टेटर नहीं। लेकिन हाँ, मैं कोई नहीं होता तुम्हें ये कहने वाला, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें मैनिपुलेट होना है तो जाके ध्रुव राठी वीडियो देखो। जो बंदा एक ही पार्टी को पॉइंट करता है बार बार, जिसकी वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल बन जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? वो तुम लोग खुद ही समझदार हो। लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या सच में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को कोई रिश्ता है दोस्ती वाला प्रधानमंत्री मोदी से? तो इसका जवाब सिंपल है, 100% उनका रिश्ता है, और ये किसी भी देश के लिए जरूरी भी है। अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो इसी रिलेशन की वजह से इंडिया दुनिया की 4थी सबसे बड़ी जीडीपी है। अगर पर कैपिटा को साइड में रखें तो इंडिया 4था सबसे अमीर देश है दुनिया का। लोगों को ये गलत फहमी है कि जिस रैंक पर आज अंबानी अडानी है उस रैंक पर आगे कोई नहीं आएगा। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% गारंटी अगले 20 साल बाद नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पे कोई और इंडिविजुअल होगा। एक बात याद रखो, इस दुनिया में कोई रतन टाटा नहीं बन सकता। ठीक है, सपोज तुम्हारे पास 1 लाख करोड़ की नेटवर्थ है और इसके साथ तुम देश के 10वें सबसे अमीर इंसान हो, तो तुम अपनी रैंक बचाओगे या पैसा डोनेट कर दोगे? लॉजिकली सोचो कि तुम 1 लाख करोड़ की नेटवर्थ है, तुम 10th पोजीशन पे हो। अगर तुम 1 बिलियन रुपए भी दे दोगे 8000 करोड़, तो तुम 11th रैंक पे आ जाओगे। ठीक है, मतलब टॉप 10 में ही रहोगे। तो तुम क्या करोगे? सिंपल है, तो अपनी रैंक बचाओगे। तो साल में कुछ प्रॉफिट होगा तो कुछ पैसे को तुम हर साल गरीबों की हेल्प के लिए यूज करोगे, ना कि अपना टाइटल दे लोगे। सीधी बात है। अंबानी अडानी या कोई भी और बिजनेसमैन यही करता है। मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट हमेशा से ये होता है कि इंसान अमीर है तो खराब ही काम करता होगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ तुम लोगों से, रिलायंस ने जियो बनाया, इससे फायदा मुकेश अंबानी को हुआ? हाँ, मैं भी हुआ, दोनों को हुआ। ठीक है, और देश को भी हुआ, देश की जीडीपी बढ़ी। जब कोई बिजनेसमैन को रिवोल्यूशन लाता है तो सीधा उसका इम्पैक्ट देश पे पड़ता है।
ठीक है ना। और अगर हम सिंपल समझें, अगर थोड़ा लॉजिकल सोच रहे हैं, तो जीडीपी में मोस्टली कंट्रीब्यूट एक रिचेस्ट मैन करता है देश का। इतना मूल पर्ची करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो कहानी बनाई गई है ना कि देश का जो अमीर वो अमीर इनका हिस्सा होता है, ये हर देश में है। हम डोनाल्ड ट्रम्प को ही देख लो आप, सबको पता है कि एलोन मस्क ने हेल्प की थी इन इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने के लिए। तो फिर जब इंडिया में ये होता है तो इंडिया की जनता इंडिया को क्रिटिसाइज करती है, इंडियन मिनिस्टर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को। वाह, तुम लोग को मिल क्या जाएगा इससे? मुझे नहीं पता तुम लोग क्या सोचते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि जो ये हो रहा है वो बेटर ही है कुछ ना होने से। तो अब मैं तुम्हें बोनस पॉइंट दूं तो सुनो मेरी बात। इंडिया की जनता को हमेशा ये लगता है कि इंडिया चाइना जापान अमेरिका जैसा क्यों नहीं है, और ये लोग सरकार सवाल करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है सुनोगे तो सुन, गलती ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की, ना आगे कोई और गवर्नमेंट बनेगी उसकी, गलती इसी जनता की। एक तो मैं कहानी सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से। एक रवि प्रसाद नाम का आदमी था, वो सुनता है कि एक बढ़िया ट्रेन आई है बंदी बात करके, एक बार उसमें घूमने चलता है। तो वो घर से निकलता है और थोड़े आगे उसे पेशाब आने लगती है। तो वो क्या करता है, एक घर था रोड पे, उसके पीछे जाता है और पेशाब कर देता है। समझ गया, वहाँ घर के पीछे आके पेशाब कर देता है। और फिर स्टेशन पे आता है, जो स्टेशन नया बना था, बढ़िया चमकदार स्टेशन, वो गुटखा चबा था। तो उसे थूक आता है, तो वो गुटखा को वही दीवार पे गुटखा की पिचकारी मार देता है। फिर ट्रेन आती थोड़ी देर बाद, वो जो नई ट्रेन आई थी बंदी बात, उसके अंदर वो जाता है और वो देखता है टॉयलेट के पास गुटखा की पिचकारी के निशान थे जो उस जैसे लोगों ने किया था। तो उसके बाद वो रवि प्रसाद उस गुटखे की पिचकारी जो दीवार पे थूकी हुई थी ट्रेन में, उसका फोटो लेता है और ट्विटर पे ट्वीट करता है और लिखता है थूके हुए फोटो के नीचे कैप्शन में, और दो मोदी को वोट। सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन लाखों एग्जाम्पल ऐसे ही हैं। अब तुम लोगों का एक सवाल होगा कि गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं करती, तो इसका सिंपल आंसर है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे सबको फ्रीडम है। अगर यही हरकत ये चाइना में करते तो क्या होता, सब जानता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और यहाँ तक देखी हो तो ऑब्वियसली पसंद आई होगी। तो इसलिए प्यार सा लाइक और एक सब्सक्राइब जरूरी है। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में लिख दो।